प्रतिलिपि एफएम पर आप सुन रहे हैं पुस्तक लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स। इसके लेखक हैं गौर गोपाल दास और इसे आप तक पहुंचा रहा हूं मैं आरजे अनवारुल हसन। स्वागत है सफर में। नमस्कार। अध्याय 1, चाबियों को भूल जाना। जीवन के अद्भुत रहस्य श्री गौर गोपाल द्वारा लिखित पुस्तक वास्तव में जीवन में आशावादी दृष्टिकोण रखने के बारे में कुछ आश्चर्यजनक रहस्य रखती है। ये पुस्तक इस तथ्य के साथ न्याय करती है कि प्रत्येक मनुष्य जीवन में चुनौतियों का सामना करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब इन चुनौतियों के आगे झुक जाएं और हार मान लें, बल्कि उन्हें आशावादी और अवसरवादी नजरिए से देखें और इसके लिए आभारी रहें। आखिरकार ये सब धारणा के बारे में है। आगे के अध्याय इस तथ्य पर जोर देते हैं कि अक्सर परिभाषित सफलता की ओर जीवन की दौड़ में हम खुशी और जुनून की कुंजी भूल जाते हैं। एक उच्च मध्यम वर्गीय परिवार में एक बच्चे के रूप में मैंने अक्सर भौतिकवाद के विचार का महिमा मंडन किया था। मेरे सपने सामान्य रोटी कपड़ा मकान जैसी चीजों तक सीमित नहीं थे, बल्कि मैं अपने माता पिता से कहता था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो इतना अमीर बनूंगा कि जब मैं चीजें खरीदूंगा तो मुझे उनकी कीमत के टैग देखने की भी परवाह नहीं होगी। उस समय मुझे कम ही पता था कि ये मेरे लिए सच्ची सफलता नहीं थी। इससे मेरा जीवन खुशियों से नहीं बल्कि लालच से पैदा हुए शून्य को भरेगा और ये केवल सोशल मीडिया द्वारा बनाई गई भौतिकवादी दुनिया के लिए संतोषप्रद साबित होगा। यहीं से किताब ने मेरी मदद की। मैंने 17 साल की उम्र में एक जानलेवा दुर्घटना का सामना करने से कुछ हफ्ते पहले इस किताब को पढ़ना शुरू किया था। मेरे बिस्तर पर पड़े हुए उपचार के हफ्तों के दौरान जैसे जैसे मैंने इसे पढ़ा, मैंने अथाह ज्ञान प्राप्त किया। ये पुस्तक लेखक और उनके 2 अनुयायियों पति और पत्नी ललिता और हैरी अय्यर के बीच बातचीत का एक विवरण है। अय्यरों ने श्री दास को दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया था और यह पुस्तक वहीं से शुरू होती है। लेखक ने इस अध्याय की शुरुआत ये बताते हुए की कि कैसे वे दक्षिण भारतीय व्यंजनों के प्रति मूर्ख है और ये रिश्वत कार्ड अय्यरों द्वारा उसे दोपहर के भोजन पर ले जाने के लिए खेला गया था। लेखक के अनुसार अय्यर मुंबई के सबसे हाईलाइट और खूबसूरत इलाके वर्ली में एक अच्छा अमीर वर्ग परिवार है। उनके पास वो सब है जो एक भारतीय अपने लिए चाह सकता है। आप किसी चीज का नाम लीजिए और वो हाजिर हो जाएगी। ओक की लकड़ी के फर्नीचर से लेकर सोने की कटलरी तक सब कुछ आपकी पहुंच के भीतर। और एक तरफ एक लेखक था और जो अपनी सादगी और शालीनता से इस सब का सामना कर रहा था। वह वर्ली इलाके के सबसे बेहतरीन टावर की 28वीं मंजिल पर खड़ा था, जिसकी जेब में एक भी रुपया नहीं था। परिवार ने सांबर को चम्मच से खाने के विचार से सन्यासी को परोसा था, जो भारत की गलियों में बहुत ही असामान्य बात है। सांभर एक ऐसा व्यंजन है जिसका स्वाद पूरे दिल से, हाथों से खाने से बढ़ जाता है। सन्यासी अभी भी वही था जिसकी सोने की पत्ती के आकार की प्लेट पर नाजुक चम्मच के साथ सांभर था, जो अपनी थाली के चारों ओर 4 चाकुओं के साथ गर्म डोसे परोसने की प्रतीक्षा कर रहा था। लेखक चाकू की उपस्थिति के बारे में उलझन में था, लेकिन समझ गया कि डोसा को चाकू से खाए जाने की क्रूरता से गुजरना पड़ेगा। लेखक ने कोशिश की, लेकिन मेजबान को शर्मिंदगी समझ में आई और उन्होंने दोपहर के भोजन की शुरुआत हाथ से खाना शुरू करके की। इससे लेखक को इस बात का एहसास हुआ कि इतनी दौलत के बाद भी अय्यरों में अहंकार का भाव नहीं था। इसने लेखक को आश्चर्यचकित कर दिया और हैरी से एक प्रश्न पूछा। वे अपने चारों ओर इतनी अधिक प्रतिष्ठा के बाद भी इतना विनम्र कैसे रहता है? हैरी के उत्तर ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि कैसे बचपन जीवन के एक चरण के रूप में एक व्यक्ति को आने वाले वर्षों के लिए ढालता है। इस प्रश्न के लिए हैरी ने उत्तर दिया कि उन्हें बचपन से ही यह धन प्राप्त नहीं हुआ था। उन्हें अपने पिता को 8 लोगों के परिवार का भरण पोषण करने के लिए संघर्ष करते देखना पड़ा, जबकि उनकी मां ने
सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए, सशक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया। यहीं से हैरी में विनम्रता आई। वर्तमान में हैरी हार्वर्ड स्नातक और भारत की सबसे बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में से एक में सबसे कम उम्र के निदेशक थे। हार्वर्ड में ही हैरी की मुलाकात अपनी जीवन साथी ललिता से हुई थी। लेखक उन्हें संस्कृतियों के एक जोड़े के रूप में पेश करता है, जहां वे दोनों अपने पास मौजूद सारी संपत्ति से समाज की सेवा करना चाहते हैं। इसी के साथ मुझे आपकी जड़ों के प्रति सच्चे होने का महत्व याद आया। 8वीं कक्षा में गर्मी की छुट्टियों के बाद नया सत्र अभी शुरू ही हुआ था और हमारे शिक्षक ने हमें अपना परिचय देने के लिए कहा। वो एक भी परिचय से प्रभावित नहीं थी, क्योंकि वो चाहती थी कि हम अपनी राष्ट्रीयता को परिचय में शामिल करें। आरुषि बागड़े, भारत से। यहीं से मुझे पता चला कि मेरी राष्ट्रीयता में बड़ी शक्ति है। भारतीय संस्कृति सिर्फ यह दर्शाती है कि विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के बीच मैं कौन हूं। यह भारतीय होना ही जो मुझे अपनी जड़ों के लिए अनोखी और सच्ची बनाती है। पुस्तक में दोपहर का भोजन एक चांदी की ट्रे पर लेखक को परोसी गई कुल्फी के साथ पूरा किया गया था। लेखक ने अय्यारों की संपत्ति के हर छोटे से छोटे विवरण पर सूक्ष्मता से जोर दिया है। दोपहर के भोजन के समाप्त होते ही लेखक ने अय्यरों से उनके लिए एक टैक्सी बुक करने को कहा और जिसके साथ ही अय्यरों ने चौंकते हुए मना कर दिया और हैरी ने श्री दास को आश्रम छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें 1 घंटे में एक महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेना था। जैसे ही वे लिफ्ट से नीचे जाते हैं, हैरी को पता चलता है कि वो अपनी लेक्सस की चाबी भूल गया है। वे उन्हें जल्दी से वापस ले लेता है। आश्रम की यात्रा के दौरान लेखक हैरी को एक कहानी सुनाकर शुरू करता है। कहानी इस बारे में थी कि कैसे लेखक के दोस्त और लेखक छुट्टी पर गए थे, जहां उन्होंने खूब सारी मौज मस्ती की थी। लेकिन जब वे वापस होटल पहुंचे तो उन्हें पता चला कि लिफ्ट खराब हो गई है और उन्हें 20 मंजिलों पर चढ़ना है। अब उन्होंने सीढ़ियां चढ़ने का फैसला किया और 15वीं मंजिल पर एक दोस्त को याद आया कि वो होटल के कमरे की चाबी रिक्शे में ही भूल गए हैं। इस घटना के माध्यम से लेखक बताता है कि हैरी अपनी चाबियों को भूल गया था और उसके एक दोस्त ने भी ऐसा ही किया था, और उसी के साथ लेखक हैरी को स्वीकार करता है और उसकी सराहना प्राप्त करता है कि उसके जीवन में इतना सफल होने के बाद भी एक ऐसे संस्थान से स्नातक की उपाधि प्राप्त की जिसका कई लोग सपना देखते हैं। खुशहाल और स्वास्थ्य का जीवन जीना, एक प्यारा साथी और 7 अंकों का वेतन होने के बाद भी वे खुशी की चाबियों को नहीं भूले हैं। इसी नोट पर लेखक के अनुसार हर मनुष्य अक्सर जीवन की बाहरी उपलब्धियों पर फोकस करते हैं और अपने सच्चे स्वयं के भीतर खुश रहने की आंतरिक उपलब्धियों का आकलन करना भूल जाते हैं। हैरी को यह बताने पर उसे इस बात पर शक होता है। लेखक ने नोटिस किया कि हैरी इस तथ्य के प्रति सच्चा नहीं था और उसके भावों में बदलाव ने लेखक को यह एहसास कराया कि हैरी अपनी खुशी के बारे में वास्तव में ईमानदार नहीं है। जीवन में अक्सर प्रत्येक भौतिक पहलू का स्वामी होना बहुत संभव है, लेकिन असली खुशी के मालिक होना नहीं। अगर आप ईमानदारी से खुश नहीं हैं, तो आपके पास जो भी संपत्ति है उसका कोई मतलब नहीं है। दुर्घटना की अवधि के दौरान कीमतों को न देखने और चीजें खरीदने का मेरा बुलबुला फट गया। मैं 3 महीने तक पूरी तरह से बिस्तर पर पड़ा रहा और उस अवधि के दौरान मेरे परिवार और प्रियजन दैनिक गतिविधियों के माध्यम से मेरी मदद करने वाले लोग थे। उस प्रक्रिया में मैंने महसूस किया कि सच्ची खुशी और आनंद इन सभी क्षणों में है जहां मेरे साथ मेरा परिवार और प्रियजन है और मुस्कुराते हुए उनके जीवन का सबसे अच्छा समय बिता रहे हैं। अब इस समय दुर्घटना के 10 महीने बाद भले ही मुझे कम से कम चीजों के साथ लेकिन खुशी और अपने स्वस्थ परिवार के साथ रहना पड़े, तो मैं इसे किसी भी अन्य भौतिक संतुष्टि के ऊपर चुनूंगा, बजाय इसके कि साझा करने वाला कोई ना हो और मन की दुखी स्थिति हो। जीवन सबसे सरल चीजों में खुशी खोजने के बारे में है। ब्रह्मांड मानव जाति को इन सबसे सरल चीजों की बहुतायत से अनुग्रहित करने के लिए सुंदर बनाता है।
अध्याय 2। स्पष्ट से परे देखना। सत्यनिष्ठा मुझे सच बता रही है और ईमानदारी दूसरे लोगों को सच बता रही है। स्पेंसर जॉनसन। स्पष्ट से भरी इस दुनिया में सत्य में अपार शक्ति है। पूरी तरह से ईमानदार होना आसान नहीं है और झूठा होना भी आसान नहीं है। मायने ये रखता है कि आप खुद के प्रति ईमानदार हैं। मैं 18 साल का हूं और मुझसे कई गलतियां हुई हैं, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे इसके लिए कभी नहीं डांटा, बल्कि उन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछे जिसने मुझे खुद से सवाल करने पर मजबूर कर दिया और इन सवालों के जवाबों ने मुझे खुद को सही कर दिया। ये सवाल थे, बेटा क्या तुम सच में खुद के प्रति ईमानदार हो या क्या ये असली आरुषि है? दूसरा अध्याय हैरी के अपने जीवन की जटिलताओं के बारे में, ईमानदार होने के बारे में है। सच कहूं तो ये बड़ी ताकत है, लेकिन सच को स्वीकार करना सबसे बड़ी ताकत है। पूरी किताब श्री हैरी और श्री गौर गोपाल के बीच जीवन के बारे में बातचीत है। जीवन में किसी के उद्देश्य की खोज से लेकर खुशी से जीने का रहस्य खोजने तक। मुंबई के भयानक ट्रैफिक से गुजरते हुए वे व्यक्तिगत से लेकर सामाजिक पहलुओं तक जीवन से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं और एक दूसरे को अच्छी तरह से जानने की कोशिश करते हैं। यह अध्याय हैरी के जीवन में आने वाली जटिलताओं, इन जटिलताओं के बारे में उसकी ईमानदारी और इन चुनौतियों के कारण उसके अंदर की हताशा का खुलासा करता है। वास्तव में खुश होने के बारे में हैरी के संदेह का पता चलने पर कार नकारात्मक ऊर्जा और खामोशी से भरी हुई थी। लेखक के अनुसार हैरी नाराज हो गया था और इस धारणा ने उनके बीच चीजों को अजीब बना दिया। लेखक उनके बीच में बासी ऊर्जा का वर्णन करता है और इससे पहले कि चीजें अधिक तीव्र होती, लेखक ने हैरी से अपनी कार के बारे में एक प्रश्न पूछकर चुप्पी तोड़ने का फैसला किया। उसने कार कहां से खरीदी? हैरी एक लेक्सस शोरूम में आने और तुरंत इसे खरीदने का फैसला करने की पूरी कहानी बताता है। बस भावुक हैरी फिर अपने लेक्सस की विभिन्न विशेषताओं का वर्णन करता है। जिस तरह छोटा बच्चा अपने नए खिलौनों को दिखाता है, वह उसका अमूल्य अधिकार था। हैरी द्वारा अप्रत्याशित रूप से ब्रेक लगाने से उनकी बातचीत रुक गई। वे अब एक ऐसे क्षेत्र में ट्रैफिक जाम में फंस गए थे जहां शायद ही कभी ट्रैफिक होता था। जैसे ही वे अवरोध के कारण रुके, हैरी की निराशा सतह पर आ गई। पाठक को ऐसा लगा जैसे ये विचार हमेशा के लिए दबा दिए गए हों। आगे की बातचीत में हैरी बस अपनी निराशा व्यक्त करता है और रोना शुरू कर देता है। उसका कहना है कि इतनी बेहतरीन कार होने के बाद भी वो ट्रैफिक में फंस गया है। फिर वो अपने जीवन में ठहराव और अटके हुए महसूस करने के बारे में चिल्लाता और समझाता चला जाता है। लेखक बताता है कि हैरी कहता है कि केवल एक मूर्ख ही कहेगा कि वे लेक्सस चलाते समय खुश नहीं है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं ही वह मूर्ख हूं। मेरे पास वो सब कुछ है जो मैं सपने में भी देख सकता था, लेकिन मेरे भीतर मुझे कुछ कमी होने का आभास होता है। आगे पूछने पर लेखक हैरी के ऐसा महसूस करने के पीछे के कारण का खुलासा करने की कोशिश करता है। हैरी बात करता है और लेखक को पता चलता है कि हैरी के जीवन में ये सब उसके स्नातक के वर्षों में शुरू हुआ, जब वो कभी इंजीनियरिंग करना नहीं चाहता था, लेकिन जैसा कि उसके माता पिता चाहते थे कि वो इसके साथ आगे बढ़े, उसको इंजीनियरिंग करना पड़ा। हैरी आईआईटी बॉम्बे में फंस गया था और अपने माता पिता के दबाव से बचने के उपाय के रूप में वो हार्वर्ड के एमबीए प्रोग्राम में दाखिला लेकर अमेरिका भाग गया। वहां भी उसको संतुष्टि नहीं मिल सकी। वो बताता है कि कैसे हार्वर्ड में उनकी पत्नी ललिता से उनकी मुलाकात हुई। लिली ने उसकी दोस्त होने के नाते उन दोनों को बुलाया था। वे बाल रोग विशेषज्ञ बनने के लिए वहां मेडिसिन पढ़ रही थी। ललिता की डिग्री ने हैरी को एहसास कराया कि वह भी मेडिसिन पढ़ना चाहता है, लेकिन उसके लिए समय बीत चुका था और पैसे भी नहीं थे। वो बताता है कि दोनों तुरंत बॉलीवुड प्रेम एक दूसरे से जुड़ गए थे और ये सब उन दोनों का दक्षिण भारतीय पृष्ठभूमि से होने के कारण संभव हुआ था। आगे बढ़ते हुए चीजें अच्छी थी। उनकी शादी की अच्छे से शुरुआत हुई और शुरुआत का दौर अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ी, चीजें खराब होती गई।
दोनों पार्टनर का प्रोफेशन डिमांडिंग था, जिसके कारण कोई भी एक दूसरे को समय नहीं दे पाता था। इससे उनका रिश्ता कमजोर हो गया। उनके पास जो भी थोड़ा समय था वो गर्मा गर्म बहस में बीत जाता था और किसी किसी दिन तो बातें तलाक तक बढ़ जाती थी। इन समयों में हैरी को उसके विचारों के साथ छोड़ दिया गया था। एक ऐसा प्रेम जो इतना शुद्ध रूप से शुरू हुआ कि समाज की मांग के घंटों में वाष्पित हो गया। एक भारतीय घराने में पला बढ़ा जहां प्यार की अभिव्यक्ति करना एक दुर्लभ बात है। मैं अक्सर सोचता हूं कि क्या प्यार इसके लायक है। प्रेमी एक दूसरे के लिए अपने करियर की कुर्बानी देते हैं। ये चलन घट रहा है और अब मैं इन प्रेमियों को रिश्ते की कीमत पर किसी भी चीज से पहले अपने करियर को आगे बढ़ाते हुए देख सकता हूं। मन की शंकाएं तैरती हैं, इन प्रेमियों को बीच का रास्ता कहां मिलता है। एक महत्वाकांक्षी दुनिया में क्या वे एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं और भूल जाते हैं कि एक साथ जीवन के लिए उनकी आकांक्षाएं क्या है। क्या हमें छोड़ देना पड़ेगा, या तो करियर या प्यार। लेकिन इन सभी सवालों को मन में रखते हुए मैं एक बात निश्चित रूप से जानता हूं, जो लोग अपने रिश्ते को निभाना चाहते हैं वे इसे किसी भी कीमत पर निभाते हैं। प्रेम कभी किसी को नहीं छोड़ता है। आखिरकार ये इस ब्रह्मांड को बांधने वाली शक्ति है। ये आपकी आत्मा को भर देता है। फिर से एक डिमांडिंग करियर जहां आपकी खुशहाली को बांटने वाला कोई ना हो की तुलना में प्यार करना बेहतर है। हैरी ने मिस्टर दास को जो कुछ भी बताया उससे आध्यात्मिक गुरु ने स्थिति का विश्लेषण किया। उनके अनुसार मनुष्य का अहंकार कुछ ऐसा होता है कि किसी और के सामने अपना दुख स्वीकार करने के लिए विनम्रता को ऊपर लाना होता है, या ये तब होता है जब दर्द बहुत बढ़ जाता है और सतह पर आने लगता है। और इस स्थिति में हैरी अपने बारे में ईमानदार था। लेखक को लगा कि हैरी दोनों का मिश्रण है। मनुष्य हर किसी के बारे में उनके चेहरे के भावों से धारणा बनाता है, अक्सर इस बात पर यकीन मानते हुए कि लोग बाहर से जैसे दिखते हैं वो अंदर से भी वैसा ही महसूस करते हैं। जबकि विडंबना यह है कि जिनके पास सबसे अधिक है वे सबसे कम संतुष्ट महसूस करते हैं। हमें सफल दिखने की कला में महारत हासिल है, लेकिन अपने जीवन को कैसे व्यवस्थित किया जाए ताकि सफल महसूस भी किया जा सके, इसमें नहीं है। दास जी ने अपने मन के भीतर इन सब का विश्लेषण किया, लेकिन उन्होंने इस ज्ञान को साझा नहीं किया। वो श्रोता बनना चाहते थे और कमरे में समान तापमान के साथ पहिए ट्रैफिक में कुछ मीटर आगे बढ़े। अध्याय 3। यात्रा शुरू होती है। बेतरतीबी से भरी दुनिया में स्वामित्व वह प्रेरणा है जो इंसान को बेहतर बनने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यही है ना, हम सभी अपना कुछ न कुछ चाहते हैं, चाहे वे सांसारिक संपत्ति हो या शरीरहीन संपत्ति हो। हम ये सब अपने लिए चाहते हैं और इस लोभी संसार में जिसने अपने यहां होने का अर्थ ढूंढ लिया है, दूसरों के लिए वही विजेता है। जितनी बुरी तरह हम अपनी समस्याओं को किसी के सामने बताना चाहते हैं, उसी तरह क्या हम किसी और की बात सुनने के लिए तैयार हैं जब उनके मुद्दों के बारे में बोलने की बारी आती है। अगले अध्याय में लेखक और हैरी अपनी बातचीत जारी रखते हैं, जहां हैरी ने वह सब व्यक्त किया जो उसके अंदर संग्रहित था। यहां लेखक पुस्तक के नायक के लिए श्रोता बनने की कोशिश करता है और यह समझने की कोशिश करता है कि वह किस नजरिए से बात कर रहा है। मेरे किंडरगार्टन शिक्षकों को माता पिता शिक्षक बैठक में केवल एक ही शिकायत होती थी, आरुषि बहुत बातूनी है। ये अभी भी नहीं बदला है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बारे में शिकायत करने के लिए कोई शिक्षक नहीं है, बल्कि मेरे पास मेरी माँ है, लेकिन वो शिकायत नहीं करती है। मैं ज्योतिषीय में विश्वास करता हूँ और तुला राशि होने के नाते मेरे पास हमेशा अभिव्यक्त करने के लिए कुछ तो होता है। हमेशा एक राय होती है और मैं जो कुछ भी महसूस करता हूँ उसे व्यक्त करना चाहता हूँ, इस बात की परवाह किए बिना कि आगे क्या है या कौन है। कभी कभी ये बुरा साबित होता है, लेकिन फिर से आप केवल एक बार जीते हैं। सौभाग्य से मेरे पास ऐसे दोस्त व परिवार का साथ मिला है जो अच्छे श्रोता रहे हैं और ये विकासशील दुनिया में काम आने वाला गुण है।
हम सभी को एक कंधा चाहिए, लेकिन अब हमें एक कान भी चाहिए जो हमें सुन सके। लेखक के अनुसार उसी के विषय में हमारी मौन उपस्थिति 1,00,000 खाली शब्दों से अधिक शक्तिशाली है। लेखक इस तथ्य के बारे में बताता है कि जब भी कोई अपनी चिंताओं को हमारे साथ साझा करने का प्रयास करता है तो व्यक्ति को तत्काल समाधान प्रदान करने की प्रवृत्ति विकसित होती है, और उस स्वाभाविक प्रवृत्ति में हम अक्सर समझदार समाधान के बारे में भूल जाते हैं। उस समय श्रोता होने की आवश्यकता को तो छोड़ ही दें, हम इस बात पर ध्यान देना ही जरूरी नहीं समझते हैं कि इस समय वक्ता को किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो उसकी बात को सुन सके और जो वे बात कर रहे हैं उसके प्रति एक मौन और चौकस श्रोता बन सके। दास जी उसी के साथ अपने अनुभव को याद करते हैं। जब वे आध्यात्मिक संसार में नए थे तो लोग आमतौर पर उन पर विश्वास करते थे और अक्सर सुने जाने के दृष्टिकोण से उनके पास आते थे, लेकिन शुरुआत में लेखक को इसका एहसास नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत समाधान दिया। खैर, लेखक उसी बात को दोहराना नहीं चाहता था। जैसा कि वो कहता है, मानव स्थिति से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान एक सचेत दयालु सुनने वाले को शायद ही कभी बहिष्कृत करता है। हमारे द्वारा बताए जाने वाले समाधानों के लिए ध्यान पूर्वक सुनने का रवैया भी उतना ही आवश्यक है। आगे बढ़ते हुए गौर गोपाल दास हैरी से कहते हैं कि हैरी को जिस तरह से महसूस होता है उसके लिए उन्हें खेद है और उससे पूछता है, क्या तुम्हें इस बात की उम्मीद नहीं है कि चीजें बेहतर हो जाएंगी? हैरी जवाब देता है कि वह जिस स्थिति में है उससे बाहर निकलना चाहता है, लेकिन कोई बड़ा बदलाव लाए बिना उसे इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है जो उसके जीवन को बर्बाद कर देगा। मिस्टर दास को यह बताते हुए वे लेखक से सवाल करते हैं कि उसे इसके बारे में क्या करना चाहिए। लेखक के अनुसार एक गुरु को इस सवाल से नफरत होती है, मुझे क्या करना चाहिए। लोग अक्सर सोचते हैं कि गुरु द्वारा बताया गया समाधान एक जादू की तरह है जिसे लागू करने पर उनकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, लेकिन यह दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। लेखक चाहता है कि लोग समाधान को सुने और फिर स्वयं निर्णय लें। कोई भी गुरु या कोच उनकी क्षमता के भीतर ही सहायक होगा और दिन के अंत में गुरु भी एक मनुष्य ही है और गलती करता है मानव। कुछ अंतर्दृष्टि प्रदान करने के प्रयास में लेखक हैरी से कहता है कि वे जिस भी स्थिति में है वे अकेला नहीं है। लेखक के अनुसार संघर्ष अलग है, लेकिन हम सब फंस गए हैं और इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा के लिए फंसे रह जाएंगे। जिंदगी चलती रहती है। हम इंसानों में 3 चीजें समान हैं। जैसा कि लेखक कहते हैं, हम सभी फंस गए हैं, हम सभी को एक यात्रा पूरी करनी है और हम सभी की एक मंजिल है। लेखक हैरी से उस ट्रैफिक जाम के बारे में सोचने के लिए कहता है जिसमें वे फंस गए हैं और जीवन को भी इसी स्थिति के रूप में देखने की जरूरत के बारे में बताता है जिसमें हर कोई फंस गया है, जिसका अर्थ है कि हैरी अकेला नहीं है। लेखक का कहना है कि हमारे दिमाग में एक रुकावट है और जब हमारी वास्तविक क्षमता को प्राप्त करने की बात आती है तो यह रुकावट ही एकमात्र प्रतिबंध है। अगर हम इस रुकावट को दूर करने में सक्षम हो जाते हैं तो हम सभी अपनी यात्रा को शांति से पूरा करने और अपने चुने हुए गंतव्य तक पहुंचने के लिए स्वतंत्र होते हैं। लेखक तब हैरी को एक उदाहरण के रूप में अपना एक अनुभव बताता है। लेखक के जीवन में आई रुकावट 22 साल पहले उस समय दूर होने लगी थी जब वो आज जो है वो बनने के लिए अपने घर से भाग गया था। उसे अपने माता पिता के दर्द का पछतावा है, लेकिन फिर उसने वही किया जो करने की जरूरत थी। आध्यात्मिक गुरु बनने की प्रक्रिया में लेखक को जीवन के पहिए की अवधारणा से परिचित कराया गया। लेखक के अनुसार जीवन एक कार की तरह है। जीवन के 4 पहियों पर समान रूप से संतुलित और अनुरक्षित। यदि किसी भी पहिए में कोई गड़बड़ी होती है तो गंतव्य तक पहुंचते पहुंचते पूरी कार धीमी हो जाएगी। इसी प्रकार जीवन के पहियों पर चलने वाली जीवन की गाड़ी में यदि इनमें से किसी में भी विघ्न पड़े तो जीवन की गति धीमी हो जाती है। जीवन के पहिए का यह सिद्धांत सभी पर लागू होता है। ये किसी भी जेंडर, पेशे, जाति या राष्ट्रीयता के बीच अंतर नहीं करता है और इस प्रकार सभी के साथ न्याय करता है। जैसे ही ट्रैफिक में कार रुकी, हैरी उन्हें जानने के लिए उत्सुक था।
अध्याय 4 और 5। व्हील 1, व्यक्तिगत जीवन। कृतज्ञता के साथ बड़े होना और विराम का बटन दबाना। बड़े होकर मैंने हमेशा सोचा है कि हम भारतीयों को एक ऐसे देवता के सामने क्या हाथ क्यों जोड़ने पड़ते हैं जो लाखों भारतीय देवताओं में से एक की जटिल और अलंकृत रूप से निर्धारित मूर्ति के अलावा कुछ भी नहीं है। यह मेरी मां भगवान के नाम पर भूखी क्यों रहती है? आखिरकार मैंने सीखा कि ये ब्रह्मांड के प्रति कृतज्ञ होने का उनका तरीका है। ब्रह्मांड जिस देवता की वे पूजा करते हैं और इसके माध्यम से मैंने कृतज्ञता के विचार को ग्रहण किया। इस ग्रह पर प्रत्येक जीवित प्राणी अद्वितीय है और प्रत्येक प्राणी का आभार व्यक्त करने का अपना तरीका है। गौर गोपाल दास ने अपनी पुस्तक को एक वाक्य के साथ सारांशित किया है, जीवन में संतुलन और उद्देश्य को कैसे खोजें। मेरी राय में इस विशेष वाक्य ने पुस्तक के साथ न्याय किया है। जैसे ही वे ट्रैफिक जाम के बीच में रुके, लेखक ने वही बोलना जारी रखा जो वह इस संबंध में जानता है। जैसा कि लेखक कहते हैं, व्यक्तिगत जीवन के चक्र में कृतज्ञता आगे बढ़ने की कुंजी है। जीवन को आगे लिखे 4 पहियों में विभाजित करने के इस दृष्टिकोण ने मुझे अपने जीवन को कुछ स्पष्टता देकर व्यक्तिगत रूप से मदद की है। निश्चित रूप से इस तथ्य से इनकार नहीं करना चाहिए कि दुनिया बेतरतीबी से भरी पड़ी है और हम यहाँ रहते हैं। फिर भी मन की स्पष्ट स्थिति होने के लिए आभारी होना जरूरी है। मैं 17 साल का था जब मैंने इस किताब को पढ़ना शुरू किया। जीवन बहुत अच्छा था। 17 साल के बच्चे के जीवन में आप किन जटिलताओं की उम्मीद करते हैं? कुछ थी, लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं थी। 25 जून 2021 को मेरा एक्सीडेंट हुआ जिसमें मेरी जान जोखिम में थी। मैं पहली मंजिल की बालकनी से गिर गया था और मेरे युवा शरीर के अधिकांश हिस्सों में फ्रैक्चर हो गया था। ये किताब उस समय मेरे पास थी। मैं इसके आगे के अध्यायों पर था, कृतज्ञता के साथ बढ़ना। इस अध्याय में गौर गोपाल दास ने किसी के जीवन में धारणा के महत्व का सूक्ष्मता से वर्णन किया है। चाहे आप चीजों को सकारात्मक या नकारात्मक के रूप में देखते हैं, लेकिन निश्चित रूप से हम केवल सकारात्मक की स्थिति ही चाहते हैं। यहाँ कृतज्ञता का विचार आता है। जैसा कि मैंने आगे पढ़ा, मैं उन वाक्यों पर प्रकाश डालता रहा जो मेरे लिए अधिक मायने रखते थे, क्योंकि मैं उपचार के बीच में था। लेखक ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मनुष्य चीजों को वैसा ही देखने की प्रवृत्ति रखता है या चीजों को वैसे ही देखते हैं जैसे कि वे स्वयं हैं, न कि स्वयं चीजों के रूप में। हम चीजों को वैसी नहीं देखते जैसे वे हैं, हम चीजों को वैसे ही देखते हैं जैसे हम हैं। खैर, काफी समझदारी की बात है। एक्सीडेंट दर्दनाक था, लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने इसे अपना एक्सीडेंट बना लिया और इसे बस एक्सीडेंट नहीं रहने दिया। आगे पढ़ते हुए दास जी ने एक घटना सुनाई जिसमें उनके गुरु उनका मार्गदर्शन करते हैं और उन्हें दिन के सूक्ष्म विवरणों में आशावाद की तलाश करने के लिए कहते हैं। मिस्टर अय्यर को इस घटना के बारे में बताने पर उन्होंने सवाल किया कि यदि एक आशावादी मन की स्थिति स्थायी नहीं है तो हम इसे कैसे आत्मसात करते हैं? इस पर गौर गोपाल ने उत्तर दिया, कृतज्ञता। जब हम जीवन में चीजों के लिए आभारी होने लगते हैं, हम उनके प्रति अभिव्यक्ति पूर्ण और सहज हो जाते हैं। ये बदले में हमें दिन की हर घटना में अच्छाई तलाशने के लिए प्रेरित करता है। उपचार के दौरान मैंने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि इसका अर्थ क्या है। मैंने पहले भी ऐसा ही सुना था, लेकिन इस विचार को स्वीकार नहीं कर सका था। मैं ठीक होने की प्रक्रिया में था और मैं अभी भी इस बात के लिए आभारी था कि मैंने अपनी रीढ़ और मस्तिष्क को चोट नहीं पहुंचाई थी। मैं उस अवधि में प्राप्त ज्ञान के लिए आभारी हूं और दुर्घटना ने मुझे अपना दिमाग को स्पष्ट करने में मदद की। दास जी ने एक कदम का अनुसरण करने की ओर इशारा किया। जब दिमाग किसी चीज या किसी और के लिए नकारात्मक भावनाओं से घिर जाता है, स्नैप करें और उसी के बारे में 3 सकारात्मक बातें सोचें और उसी के प्रति आभार व्यक्त करें। गौर गोपाल इस तथ्य पर ध्यान देते हैं कि जीवन को वास्तविक समस्याओं से चुनौती मिलेगी, लेकिन वो हमें इस बात के बारे में भी जागरूक होने के लिए बताते हैं कि चुनौतियों से लाई गई नकारात्मक भावनाएं अस्थायी हैं।
जीवन में सकारात्मक चीजों के लिए कृतज्ञता स्थायी है। उन्होंने उदाहरण दिया, कृतज्ञता कोई भावना नहीं है, ये मन की एक अवस्था है जिसे विकसित किया जा सकता है और यह हमें असीमित सकारात्मक ऊर्जा के भंडार का दोहन करने की अनुमति देती है। आभारी होना 2 चरणों में होता है। पहला ये महसूस करना कि दुनिया में कुछ अच्छा है और वे अच्छा हमारी तरफ आ रहा है, और दूसरा ये जानना कि वो अच्छाई हमारे अलावा किसी और चीज से आ रही है। एक बाहरी वास्तविकता हमारी अपनी वास्तविकता को अनुग्रह का उपहार दे रही है। खुश रहने वाले लोग कृतज्ञ नहीं होते, कृतज्ञ लोग खुश होते हैं। एक बार मैंने फिर महसूस किया कि ब्रह्मांड अपने भीतर इतनी क्षमता रखता है कि जिसके लिए आभारी हो, ठीक उसी तरह जैसे मुझ में इस एक्सीडेंट से बाहर निकलने की क्षमता थी। मैं अभी 18 साल का हूं। दुर्घटना के 11 महीने बाद शरीर के कुछ हिस्सों में अभी भी दर्द है, लेकिन मैं चल सकता हूं, बात कर सकता हूं, खुशी से और अच्छे से खा सकता हूं। हमारा मन नकारात्मक भावनाओं से ग्रस्त है। यह हमारे लिए है कि हम मन को नियंत्रित करें और कहें कि हाँ, मेरे पास जीवन में अच्छे के लिए आभारी होने और खोजने की सबसे बड़ी क्षमता है। मैंने दुर्घटना के 3 महीने बाद तक बिस्तर पर पड़े चरण में किताब पूरी कर ली। पूरी किताब ने दुनिया और जीवन के प्रति मेरी धारणा बदल दी। इसके अलावा लेखक इस तथ्य पर जोर देता है कि किसी को भी सकारात्मक जीवन जीने के लिए कृतज्ञता के गुणों से गहरा जुड़ाव होना चाहिए और आशावादी जीवन जीने के लिए कृतज्ञता को अभ्यास में लाना चाहिए। इस पर हैरी ने तुरंत जवाब दिया कि अपने व्यस्त जीवन के साथ, लेकिन लेखक द्वारा बात को रोक दिया गया था क्योंकि लेखक समझ गया था कि बातचीत कहां जाएगी। इस पर लेखक ने उत्तर दिया कि यदि आपका जीवन व्यस्त है तो ये वास्तव में कृतज्ञता को समझने का भी एक और कारण है, और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम अपने जीवन के सबसे खूबसूरत पहलुओं से चूक सकते हैं। आगे बढ़ते हुए दोनों की कार वर्ली सी फेस से गुजर रही थी। लेखक इस बात पर प्रकाश डालता है कि वर्ली सी फेस अमीर वर्ग के सबसे अमीर लोगों का घर है। ये सिर्फ अरबपति हैं और रास्ते में लेखक को अपने अमीर वर्ग के दोस्त की एक इमारत दिखाई देती है। हैरी विस्मय से देखता है और कहता है कि उसे लगा था कि वे गौर गोपाल दास का एकमात्र अमीर दोस्त है, लेकिन ऐसा नहीं था। हैरी फिर उसी इमारत में एक फ्लैट खरीदने की इच्छा व्यक्त करता है जिसमें लेखक का मित्र था, जिस पर लेखक टिप्पणी करता है कि पूरी 10 मंजिल की इमारत उसके दोस्त के पूरे परिवार से संबंधित है और लीज पर कोई भी फ्लैट नहीं है, जिसे सुनकर हैरी को आश्चर्य होता है। इसी क्रम में लेखक बताता है कि उसका ये मित्र एक बहुत ही व्यस्त, धनी और सबसे बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में से एक का उच्च कार्यकारी अधिकारी व अध्यक्ष है, लेकिन फिर भी उसके पास पूरी दुनिया में रुकने और आभार प्रकट करने के लिए समय है। लेखक के अनुसार ये स्थिति मनोवैज्ञानिक है। जब हमारे पास जो कुछ है उसके लिए हम आभारी होते हैं तो हम और अधिक प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दुर्घटना की अवधि के दौरान वो सब गलत हुआ जो गलत हो सकता था। मैं 13 फीट की ऊंचाई से गिर गया था और कॉलेज एंट्रेंस आने वाले थे। सब तरफ अंधेरा था और स्थिति बहुत निराशाजनक थी। विडंबना यह है कि एक्सीडेंट मेरे जीवन के सबसे अच्छे अनुभवों में से एक साबित हुआ, क्योंकि मैंने कृतज्ञता की आदत डाल ली थी। ये मेरे जीवन में एक विराम था जहां जीवन ने मुझे जितना हो सके बहुतायत में दोहन करने का मौका दिया था। मेरा बायां पैर फ्रैक्चर हो गया था और डॉक्टरों को मेरे पैर को स्थिर करने के लिए सर्जिकल रॉड और स्क्रू डालने के लिए ऑपरेशन करना पड़ा था, जिसके बाद 6 महीने की फिजियोथेरेपी और 3 महीने तक मैं चल नहीं सकता था। फिर भी स्थिति खूबसूरत थी। बिस्तर पर होने के कारण मेरे पास हर समय खुद के लिए था। मेरे पास मेरी देखभाल करने के लिए सबसे अच्छे लोग थे। मेरे पास महंगे ऑपरेशन और अस्पताल का खर्च उठाने की क्षमता थी और बहुत कुछ। मेरे पास अभी भी ये सब है और मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ। चीजें गलत हो गई थी, लेकिन मैं अपने जीवन की एक्सीडेंट घटना के लिए आभारी हूँ और तब से चीजें बेहतर हो गई हैं। पुस्तक में लेखक जोशुआ बेल की घटना का वर्णन करता है। जोशुआ बेल एक विश्व प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं जो प्रतिभाशाली के रूप में परिभाषित हैं। लोग उनके शो में भाग लेने के लिए अपने बैंकों की से पैसों की बारिश करते हैं और उनकी
फैन फॉलोइंग की तीव्रता मन को मोह लेने वाली है, उसी के संबंध में एक प्रसिद्ध समाचार पत्र वॉशिंगटन पोस्ट ने एक सामाजिक प्रयोग किया, जहां उन्होंने एक मेट्रो स्टेशन के अंदर जोशुआ से वायलिन बजवाया और जैसा कि सोचा गया था, शायद ही 8 लोग रुके ये देखने के लिए। कॉन्सर्ट हॉल में जहां लोग जोशुआ को सुनने के लिए बिना सोचे समझे पैसे देते थे, यहां वो मुफ्त में बजा रहा था, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया और जीवन सामान्य रूप से चलता रहा। इस कथन के माध्यम से लेखक संदर्भ और दृष्टिकोण की अवधारणा को सामने लाने की कोशिश करता है। जैसा कि हैंस क्रिश्चियन एंडरसन कहते हैं, जब शब्द विफल हो जाते हैं तो संगीत बोलता है, लेकिन ऐसा तभी होता है जब आप सुनने के लिए समय निकालते हैं। जैसा कि लेखक कहते हैं, ये इस तरफ इशारा करता है कि दुनिया में अपार बहुतायत है, लेकिन क्या आपके पास इसे देखने का समय है? इसी तरह लेखक कहता है, जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने कहा कि एक स्थिति का संदर्भ मायने रखता है। किसी की सुंदरता की सराहना करने की क्षमता नैतिक निर्णय लेने की क्षमता से संबंधित है। उन्होंने कहा, लेकिन ऐसा करने के लिए देखने की स्थिति सर्वोत्तम होनी चाहिए। एक गैलरी में कला और एक कॉफी शॉप में कला को अलग तरह से देखा जाएगा। कॉफी शॉप में कला अधिक महंगी और उच्च मूल्य की हो सकती है, लेकिन ध्यान देने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि लोग वहां विभिन्न प्रकार के बोचाचनों की चुस्की लेने के लिए आते हैं। अधिकांश आर्ट गैलरीज में सुंदरता की सराहना करने के लिए श्रेष्ठ माहौल तैयार किया जाता है। इसके द्वारा लेखक हैरी और पाठकों को यह बताने की कोशिश करता है कि संदर्भ हमारे परिप्रेक्ष्य को बदलता है। आधुनिक दुनिया हमें इस तरह ढाल रही है कि हमारे पास विराम देने और सुंदरता की सराहना करने के लिए समय कम है। लोग सुंदरता की सराहना कर सकते हैं, लेकिन व्यस्तता के कारण उनके जीवन में सुंदरता अप्रासंगिक हो गई है और इसलिए ये लोग स्वीकार नहीं करना पसंद करते हैं कि उनके पास क्या है। हम प्रदर्शन में अंधे हो गए हैं। लेखक के अनुसार कृतज्ञता का नित्य अभ्यास करना जरूरी है। हमें हर चीज में सुंदरता देखने के लिए अपने दिमाग को प्रशिक्षित करना चाहिए। कुछ दिमाग स्वाभाविक रूप से कृतज्ञता की ओर झुकते हैं, जबकि कुछ कृतज्ञता के प्रति सचेत होकर इसको अपनी प्राथमिकता बनाते हैं। आखिरकार अभ्यास के साथ कृतज्ञता एक ऐसी स्थिति बन जाती है जिसमें हम रहते हैं। हैरी इस स्तर तक पहुंचने के तरीके के बारे में सवाल करता है। यहाँ लेखक प्रतिदिन के लिए कृतज्ञता लॉग बनाने पर जोर देता है। सूत्रों और लेखक के अनुसार कृतज्ञता लॉग को बनाए रखना हमारे जीवन में कृतज्ञता को आत्मसात करने के लिए एक साक्ष्य आधारित अभ्यास है। कृतज्ञता लॉग कृतज्ञता के 3 सिद्धांतों पर आधारित है: पहचानें, याद रखें और प्रतिदान करें। लेखक आगे कहता है कि धन्यवाद में अपार शक्ति है और सिद्धांतों को समझने के लिए आगे बढ़ता है। पहचानना उस अच्छे को पहचानना है जो कृतज्ञ होने के लिए हमारे साथ किया गया है। याद रखना, ये याद रखना है कि दूसरों ने हमारे लिए दिल से कृतज्ञता के बदले में क्या किया है। यहाँ चिंतन काम आता है। लेखक के अनुसार चिंतन कृतज्ञता विकसित करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। अपने मन के साथ मौन में समय बिताना हमें उत्तेजित करने के लिए बिना किसी गैजेट के और इस बात पर विचार करना कि किसने हमें हमारी कृतज्ञता को आत्मसात करने में मदद की है। लेखक ने नोट किया कि हैरी सावधानी से सुन रहा था और अगले चरण की व्याख्या करने के लिए आगे बढ़ता है। पारस्परिक धन्यवाद जीना है। लेखक आगे कृतज्ञता लॉग बनाने के तरीके की व्याख्या करता है और इसके बीच में हैरी लेखक से सवाल पूछता है, क्या वे कभी ऐसी स्थिति में आए हैं जहां आभारी होना असंभव महसूस हुआ हो? लेखक ने एक विराम लिया और उन्होंने फिर से निशाना लगाया। अध्याय 6 और 7 चिंता और आध्यात्मिक अभ्यास क्यों? जीवन के व्यक्तिगत चक्र में हम कृतज्ञता और विराम के माध्यम से बड़े हुए हैं। दोनों ही अध्याय कृतज्ञता के संदेश पर प्रकाश डालते हैं। इस रोमांचक दुनिया में वास्तव में
आभारी होना आनंद है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जिस सूरज को हम सोखते हैं, वे पानी जिसे हम पीते हैं, अगर कोई शुरू करता है तो उसके लिए आभारी होने के लिए अनगिनत चीजें हैं। ये सिर्फ परिप्रेक्ष्य की बात है। फिर भी मानव दुनिया में कल्पना से परे चुनौतियां और खतरे हैं। अनिश्चितता ही एकमात्र निश्चितता है जो दुनिया के पास है। क्या होता है जब हम ऐसी स्थिति में आते हैं जहां आभारी होना लगभग असंभव है और मन चिंता की भावनाओं से घिर जाता है। जैसा कि दास जी कहते हैं, जब चीजें आपके नियंत्रण से बाहर हैं और आप कभी कुछ नहीं कर सकते तो चिंता क्यों करें। लेखक एक ऐसी घटना का वर्णन करता है जिसमें उनके जीवन को बर्बाद करने की क्षमता थी। ये गौर गोपाल दास की एक वीडियो क्लिप के बारे में था जिसमें उन्होंने भारत में आध्यात्मिक गुरुओं के बारे में व्यंग्यात्मक टिप्पणियां की थी जो दुर्भाग्य से कुछ लोगों के लिए आपत्तिजनक थी। हालांकि उस वीडियो में लेखक ये संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि लोग अपने पेशेवर जीवन में सीखने की तुलना में कमाई पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। फिर भी इसे ट्रोल किया गया। व्यंग हर बार लोगों के लिए खुशी की बात नहीं है। लेखक उस संदेश से जो कुछ भी बताने की कोशिश कर रहा था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कुछ भी जनता को ठेस पहुंचाता है तो वह एक व्यक्ति के जीवन को बर्बाद करने की शक्ति रखता है। इस स्थिति में लेखक घबरा गया और कृतज्ञता इस परिदृश्य में कहीं नहीं थी। ये तब था जब लेखक को व्हाट्सएप पर एक जिफ मिला जिसमें लिखा था, चिंता क्यों करें। इन्फोग्राफिक के रूप में पढ़ा। इसकी शुरुआत इस सवाल से होती है, क्या आपको जीवन में कोई समस्या है, जिसके आमतौर पर दो जवाब होते हैं, एक हां और एक नहीं। यदि उत्तर नहीं है तो वे चिंता क्यों करते हैं, और यदि उत्तर हां है तो फिर से अपने आप से प्रश्न करें, क्या आप इसके बारे में कुछ कर सकते हैं। जिसके भी दो जवाब हैं, अगर हां तो चिंता क्यों, और अगर नहीं तो फिर चिंता क्यों। काफी सरल है ना। लेखक ने इस इन्फोग्राफिक को संक्षेप में इस रूप में प्रस्तुत किया है, मैंने कभी भी हमारे नियंत्रण से परे चीजों से अलगाव के सिद्धांत को इतनी सरलता से नहीं देखा था। अक्सर सरल व्याख्याएं दिल को सबसे ज्यादा छूती हैं। सरल विचारों को सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है। लेखक ने वायरल हो रही क्लिप की पूरी स्थिति का मुकाबला किया दो सरल शब्दों में, चिंता क्यों करें। क्लिप को वायरल होने से रोकना ना तो उनके वश में था और ना ही ट्रोलर्स के। लेखक के अनुसार ऐसी किसी भी स्थिति के प्रति हमारी प्रतिक्रिया चिंता नहीं होनी चाहिए। हमारे नियंत्रण से बाहर की स्थितियों से खुद को अलग करना सीखना व्यक्तिगत विकास के लिए एक अनिवार्य कौशल है। इसके द्वारा लेखक ये सुझाव नहीं देता कि हम कुछ ना करें। वे कहता है कि हमें स्थिति को सुधारने और सुधरने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करना चाहिए, लेकिन उसके बाद हमें अपना ध्यान अप्रिय परिस्थितियों से हटाना होगा। लेखक ने ये उद्धृत करते हुए पाठकों को ज्ञान दिया कि जो हम एक समय में बुरा देखते हैं वे हमारे लिए अच्छा हो सकता है, और हम देखते हैं कि दूसरे समय में अच्छा हमारे लिए बुरा हो सकता है। जीवन में अधिकांश चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। हमें किसी भी स्थिति को सिर्फ वर्तमान में नहीं आंकना चाहिए। लेखक के करियर को बर्बाद करने वाले वीडियो ने उनके करियर का निर्माण किया था। मेरे मामले की तरह एक्सीडेंट ने मेरी जिंदगी बदल दी थी। अक्सर हम सोचते हैं कि यदि चीजें खराब हो जाती हैं और इससे हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, लेकिन ये चीजें कभी कभी हमारी जिंदगी बना देती हैं। हम इन अनुभवों से बहुत कुछ सीखते हैं और इससे मिलने वाला ज्ञान अथाह है, लेकिन फिर से ये तभी होगा जब आप इसे लेने के लिए तैयार होंगे। हैरी को यह सब बताने के बाद हैरी थोड़ा रिलैक्स लग रहा था, फिर भी उसकी शंका का समाधान नहीं हुआ था। उन्होंने गुरु से पूछा कि आध्यात्मिक शक्ति से उनका क्या मतलब है और हम इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हैरी ने बातचीत में जो ध्यान दिया उससे लेखक हैरान था। जब हम हताश होते हैं तो हमारी इंद्रियां बढ़ जाती हैं और हम अधिक ध्यान देते हैं। इसके लिए लेखक का कहना है कि जब हम किसी समस्या में तल्लीन हो जाते हैं तो हमारा मन नकारात्मकता से ग्रस्त होकर हमारे मुद्दों को लगातार उभारता है, जिससे हमें बहुत अधिक भावनात्मक दर्द होता है और यहाँ आध्यात्मिक प्रक्रिया बचाव के लिए आती है।
ये हमें सबसे बड़ी कठिनाइयों को अवसरों में बदलने में मदद करती हैं। मेरी माँ मुझे कम से कम धार्मिक या आध्यात्मिक बनने के लिए प्रेरित करती थी। विडंबना यह थी कि एक्सीडेंट से पहले मैंने कभी भी देवताओं या धर्म के बारे में कुछ नहीं कहा था। मेरे कहने में मैंने धर्मों में शामिल जटिलताओं को कभी नहीं समझा था। वे उपवास क्यों करते हैं, गुरुवार को मांस क्यों नहीं खाना चाहिए, या कुछ भी हो, फिर भी मैं हमेशा इन सिद्धांतों के अनुयायियों का सम्मान करता था। बाद में जब मैं अपने सबसे निम्नतम स्तर पर था, किसी तरह मुझे ऐसी स्थिति में डाल दिया गया जहां मेरे पास उम्मीद पाने के लिए सार्वभौमिक शक्ति की ओर मुड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैंने अभिव्यक्तियों और पुष्टियों में विश्वास करना शुरू कर दिया, जहां मैं हर दिन कल्पना करता था कि मेरा शरीर तेजी से ठीक हो रहा है और चमत्कारिक रूप से जैसा कि मैंने योजना बनाई थी चीजें आगे बढ़ी। मेरी सभी साधनाओं का फल मिलने लगा और आज मैं ईश्वर की संतान हूं, धर्म के देवता नहीं बल्कि ब्रह्मांड के देवता। लेखक के अनुसार आध्यात्मिकता इस आधार पर आधारित है कि हम इस दुनिया में रहते हैं, लेकिन हम इस दुनिया से नहीं हैं। हम आध्यात्मिक अनुभव रखने वाले मनुष्य नहीं हैं, हम मानवीय अनुभव रखने वाले आध्यात्मिक प्राणी हैं। इस मानव संसार में हम जो कुछ भी अनुभव कर रहे हैं वो सब हमारे दिमाग में है। अगर हम इस मन से निकल जाएं, हम कुछ भी नहीं हैं। हालांकि सिद्धांत को विचारों के माध्यम से महसूस करना मुश्किल है। जब व्यवहारिक रूप से अभ्यास किया जाता है तो हम संदेश की वास्तविक क्षमता को महसूस कर सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक अभ्यास को एक ऐसी चीज के रूप में समझाता है जिसमें संबंधों का एक पदानुक्रम होता है। लेखक के अनुसार किसी भी क्षण हम 3 प्रकार के संबंध बना सकते हैं। पहला संबंध ए, स्वयं के बाहर। हमारा अधिकांश समय दुनिया से जुड़ने में व्यतीत होता है, जो कि जाहिर है। लेखक को लगता है कि दुनिया से जुड़ना महत्वपूर्ण है, लेकिन ये हमारी आंतरिक दिशा को खोने की कीमत पर नहीं होना चाहिए। हमें अपना जीवन दूसरी तरफ से घास हरी है कि सनक पर नहीं जीना चाहिए या खो जाने के डर में चीजें नहीं करनी चाहिए। जब हम अपने जीवन को संतुलन से बाहर जीते हैं, हम अपने से बाहर खुशी को प्राथमिकता देने लगते हैं। बी, खुद के अंदर। हम जो पहला संबंध बनाते हैं वो हमारे बाहर होता है, दूसरा हमारे खुद के साथ होता है। अक्सर बाहरी दुनिया की सनक और चाहतों में खोए हुए लोग अपने भीतर सुकून ढूंढने की कोशिश करते हैं। जो लोग जीवन के साथ संघर्ष कर रहे हैं, जो बाहरी दुनिया को जीतने के लिए खुद पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिज्ञासु लोग और सत्य की तलाश करने वाले लोग, ये वही हैं जो अपने अंदर की यात्रा करने के लिए बाध्य हैं। गा, स्वयं से ऊपर। तीसरा संबंध जो हम बनाते हैं वह स्वयं से ऊपर होता है। हम अक्सर खुद में हो रही प्रगति की कमी से निराश हो जाते हैं। लेखक के अनुसार स्वयं से ऊपर जुड़ने का अर्थ है ईश्वर के साथ अपने संबंध को फिर से स्थापित करना, या स्वयं से कुछ ऊंचा। उच्च स्रोत एक है, ये सभी के लिए समान है और संस्कृतियों में अलग अलग पहचाना जाता है, और इसलिए ये आपका या मेरा भगवान नहीं है। ये हमारे भगवान से जुड़ने के बारे में है। अपने से ऊंचे किसी व्यक्ति के साथ हमारा रिश्ता हमें प्यार देता है और हमें दूसरों को प्यार देने की अनुमति देता है। हैरी उस अपार ज्ञान को सुन रहा था जो मिस्टर दास उस पर बरसा रहे थे। लेखक के अनुसार आध्यात्मिक दुनिया के कई तरीके हैं जिनके माध्यम से हम धार्मिक और सांप्रदायिक सीमाओं से परे ईश्वर से जुड़ सकते हैं। अधिकांश लोग ईश्वर से जुड़ने के तरीके के रूप में प्रार्थना का अभ्यास करते हैं, जो आत्म साक्षात्कार का एक सरल लेकिन गहरा तरीका है। लेखक का कहना है कि वे व्यक्तिगत रूप से अपनी खुद की आध्यात्मिक शक्ति विकसित करने के लिए मेडिटेशन की विधि अपनाता है। ध्यान के विभिन्न तरीकों में से लेखक मंत्र ध्यान की विधि का पालन करता है, जहां वो अपना समय पवित्र ध्वनियों पर ध्यान केंद्रित करने और भगवान के नाम का जाप करने में बिताता है, जो कि चिंता से मुक्त होने का एक तरीका है। लेकिन ध्यान के बारे में कुछ तथ्य बताता है। आधुनिक विज्ञान ध्यान के विशाल लाभों को पहचानता है, हमें तनाव से मुक्त करता है, हमें जीवन के उद्देश्य पर समझ बढ़ाता है और इस प्रकार हमें कई अन्य फायदों के साथ ही और अधिक रचनात्मक बनने में भी सक्षम बनाता है। ध्यान एक अनुशासन है जो मन को नियंत्रित करने में मदद करता है।
अक्सर मानव मन एक विचार से दूसरे विचार पर कूद जाता है और इस बंदर मन को नियंत्रित करना मुश्किल भी हो जाता है। इसे ध्यान के माध्यम से नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है, लेकिन यह भी समझाता है कि ध्यान वास्तव में क्या है। इसे समझने में समय लगता है। ये एक रात भर की यात्रा नहीं है, बल्कि यह शांति और समय के साथ पूरी होने की प्रक्रिया है। इस विशेष वाक्य में हैरी यह कहकर टोकता है कि उसके पास अक्सर समय नहीं होता है। इस पर लेखक ने उत्तर दिया कि जिनके पास समय नहीं है उन्हें दुनिया में सबसे ज्यादा समय देना चाहिए। लेखक तब हैरी को अपना उदाहरण बताते हुए शुरू करता है। लेखक ने शुरू में दिन में सिर्फ 10 मिनट के लिए ध्यान लगाना शुरू किया था और अंत में यह दिन में 2 घंटे तक बढ़ गया। हैरी ने पूछा कि क्या दास जी ने ध्यान का अभ्यास करने के बाद अपने आप में कोई बदलाव देखा है? हाँ, लेखक ने उत्तर दिया। किसी को ध्यान के प्रभाव को देखने के लिए प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। हम उन्हें इस जीवन में देख सकते हैं यदि हम इसे पूरी लगन से और सही मार्गदर्शन में अभ्यास करते हैं। लेखक ने कृतज्ञता और ध्यान के बीच संबंध पर भी जोर दिया। लेखक के अनुसार जो लोग ध्यान करते हैं उनमें कृतज्ञता का अभ्यास करने की आदत विकसित हो जाती है, जो उनके सभी रिश्तों में मदद करती है। ये एक रिश्ते को मजबूत करने वाली भावना है, क्योंकि हमें यह देखने की आवश्यकता है कि हमें अन्य लोगों द्वारा कैसे समर्थन और पुष्टि मिली है। इन अंतिम पंक्तियों के साथ जीवन रिश्ते के दूसरे पहिए पर बातचीत का परिचय हुआ। अध्याय 8, संवेदनशीलता से बोलना। दुनिया को क्या एकजुट करता है? क्या यह प्यार है? क्या यह आशा है? मेरा मानना है कि यह प्यार में आशा और आशा में प्यार है। इस दुनिया में हर रिश्ता प्यार के सिद्धांत पर टिका होता है। हम अपने अंदर प्यार की भावना लेकर किसी के लिए कुछ करते हैं, वरना सिर्फ करने के लिए उसे करने का कोई मतलब नहीं है। आशा, हम एक आशाहीन दुनिया में रहते हैं, लेकिन हम छोटी छोटी चीजों में आशा ढूंढ लेते हैं तो वे चीजें हमारी दुनिया बन जाती हैं। अजीब बात है ना? इस सिद्धांत या आशा और प्रेम की भावना को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें हर दिन बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। संबंध तो हम सभी बनाते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें निभा पाते हैं? रिश्तों की बात करें तो लेखक के अनुसार जीवन का दूसरा पहिया रिश्ते हैं। एक रिश्ता क्या है? इस तरह 2 या 2 से अधिक लोग या चीजें एक भावना के माध्यम से जुड़ी होती हैं। कनेक्शन की बात करें तो ये दुनिया पर राज करते हैं। मेरे हिसाब से रिश्ता एक साधारण लेकिन खूबसूरत घटना है। यह आपकी आत्मा को भर देता है। यदि ये आपके लिए सही है तो ये आपको पूर्ण बनाती है। बातचीत एक रिश्ते को सफल बनाने की कुंजी है। संचार की बात करें तो लेखक और हैरी के बीच बातचीत जारी रही। वे रिश्तों के विषय में बात कर रहे हैं और हैरी लेखक को अपनी पत्नी के साथ अपने संबंधों के बारे में बता रहा था। हैरी लेखक को बताता है कि वो और उसकी पत्नी बहुत लड़ते हैं। उनकी पत्नी बहुत डिमांड करती है और अक्सर हैरी उन मांगों को पूरा करने में सक्षम नहीं है, जिसके कारण लड़ाई होती है। हैरी की पत्नी ललिता, जैसा कि हैरी कहता है, उसे बदलना चाहती है। आध्यात्मिक गुरु को ये सब बताने के बाद हैरी उससे पूछता है, हम उस चिंगारी को कैसे बनाए रख सकते हैं जो हमारे पास कभी थी? लेखक ने सम्मान के साथ अपने ज्ञान को साझा करना शुरू किया। गौर गोपाल दास के अनुसार हैरी जिस समस्या का सामना कर रहा है वो सभी रिश्तों में सार्वभौमिक है। लेखक कहते हैं, अगर हम अपने रिश्तों में सक्रिय नहीं हैं तो वे रूखे लगने लगते हैं और बोझिल हो जाते हैं। हमें दूसरे व्यक्ति के प्रति सम्मान रखना होगा, जो इस बात से परिलक्षित होता है कि हम उनके साथ कितना संवेदनशील व्यवहार करते हैं। ये निश्चित रूप से सच है। हर रिश्ता लेन देन का एक प्रयास होता है। बदले में चीजों की अपेक्षा करना एक मानवीय प्रवृत्ति है, लेकिन क्या हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हम जो कुछ भी देते हैं उसे सम्मान के साथ दें? एक ऐसी दुनिया में जो आलस्य को उत्तरोत्तर न्याय संगत और प्रोत्साहित कर रही है, हम वास्तव में इसमें कुछ भी डाले बिना बदले में प्रयासों की अपेक्षा करते हैं। इसके बाद लेखक लंदन हवाई अड्डे पर हुई एक घटना का वर्णन करता है। वो बताते हैं कि एक आध्यात्मिक गुरु होने के नाते वो प्रकाश में यात्रा करने के आदी है। वे कहते हैं कि आपके पास बहुत कम है। ये चिंता से मुक्त करता है।
जीवन में महत्वपूर्ण चीजों के बारे में सोचने के लिए दिमाग में और जगह बनाता है। हवाई अड्डे पर लेखक को 30 साल की उम्र की एक महिला स्कूबा डाइविंग प्रशिक्षक मानसी मिलती है। मानसी दौड़ती हुई लेखक के पास आई और उसके भगवा लबादे को उसकी नजरों ने पहचान लिया था। उन्होंने लेखक के साथ बातचीत की शुरुआत एक सुखद नोट पर की जो लेखक की पहचान से बिल्कुल अनजान थी। मानसी एक आध्यात्मिक साधक भागवत गीता से संबंधित कुछ पाठ्यक्रम करना चाहती थी जिसे इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन की तरफ से ऑफर किया गया था। परिचयात्मक बातचीत के तुरंत बाद मानसी लेखक से पूछती है कि क्या वे इस्कॉन फाउंडेशन का हिस्सा है और जवाब में लेखक उसे बताता है कि हाँ, वो समाज का हिस्सा है। इसके लिए मानसी को समुदाय के बारे में समीक्षा देने का अवसर मिला था। वे इस्कॉन मंदिर में अपने हाल के अनुभव के बारे में लेखक से शिकायत करती है। वो वहां भागवत गीता से संबंधित एक कोर्स के बारे में पता करने गई थी, लेकिन रिसेप्शन पर ही उससे अच्छा अनुभव नहीं हुआ। वे लेखक को बताती है कि रिसेप्शनिस्ट बहुत असभ्य था और बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं था। वो आगे लेखक को बताती है कि उसने इस्कॉन मंदिर में सेल्फ डिस्कवरी से संबंधित एक कोर्स पहले किया था जहां उसे सुखद और अच्छा अनुभव हुआ। एयरपोर्ट पर मौजूद लोगों की नजर उनकी बातचीत पर पड़ी, फिर भी लेखक ने आलोचना को सकारात्मक रूप से संभाला। उसने मानसी से कहा कि उसे उसके अनुभव के लिए खेद है और वो इस बात को दोबारा ना होने देने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करेगा। फिर वो मानसी से सेल्फ डिस्कवरी कोर्स के अपने अनुभव के बारे में पूछता है। वो कहती है कि उनके गुरु श्री गौर गोपाल दास थे जो लेखक की पहचान से अनजान थे और निश्चित रूप से उनके अनुभव शानदार थे, जहां उन्होंने स्पष्टता और हास्य के साथ बात की थी। उसकी बात सुनकर गौर गोपाल दास ने उसके सामने अपनी पहचान बताई तो वो हैरान रह गई। मानसी ने इस्कॉन की आलोचना करने के लिए माफी मांगी, लेकिन लेखक ने ऐसा न करने पर जोर दिया। इस बातचीत के अंत तक लेखक ने सोचा कि यदि उन्होंने इस्कॉन की आलोचना करते ही अलग से प्रतिक्रिया दी होती तो चीजें गलत हो जाती। लेखक का कहना है कि अगर हम दूसरों के साथ संवेदनशील व्यवहार नहीं करेंगे तो हम उनके साथ अपने रिश्ते को बर्बाद कर सकते हैं। हमारे रिश्तों में चौकस रहना हमारी सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। हम दूसरों के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं, यह हमारे जीवन की गुणवत्ता को निर्धारित करता है। यह सिर्फ मेरा व्यक्तित्व है जो कि दूसरों के प्रति असंवेदनशील होने का एक स्वीकार्य बहाना नहीं है। लोगों के साथ व्यवहार करते समय लेखक एक सुनहरा नियम लागू करता है जिसका वे पालन करता है। नियम कहता है, किसी भी व्यक्ति के साथ उससे भी बेहतर व्यवहार करें जो कि आप अपने लिए दूसरों से चाहते हैं और अपने आप से ये प्रश्न पूछें, क्या मेरी आवाज, हाव भाव और व्यवहार संवेदनशीलता को दर्शाते हैं। ये सुनकर हैरी अपनी पत्नी के साथ अपना अनुभव बताता है। वो लेखक को बताता है कि हर दिन वो लंबे घंटों के काम के बाद घर आता है। उसकी पत्नी कुछ ऐसा बोलती है जिससे वे अपनी पत्नी के प्रति शब्दों में कठोर हो जाता है। उनका कहना है कि जब आप हर समय किसी के इतने करीब रहते हैं तो अक्सर मुश्किल हो जाती है। ऐसी स्थिति में लेखक का मानना है कि परिचितता अवमानना को जन्म देती है। अक्सर जब हम लोगों से अत्यधिक परिचित होते हैं तो हम भूल जाते हैं कि वे हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और उनके साथ व्यवहार करने का सही तरीका क्या है। लेखक ने आश्रम में आध्यात्मिक गुरुओं के साथ सही व्यवहार की अवधारणा सीखी। अक्सर हम ये सोचकर निर्जीव वस्तुओं का अनादर करते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ेगा। बाल्टी को लात मारना, स्कूल से लौटने के बाद बैग फेंकना, सुचारू रूप से काम न करने के लिए हमारे वाहन को गाली देना और सामान्य रूप से चीजों का दुरुपयोग करना। इस दुर्व्यवहार में हम उस असंवेदनशीलता का एहसास नहीं करते हैं जिसके साथ हम इन निर्जीव वस्तुओं के साथ व्यवहार कर रहे हैं। लेखक कहते हैं कि जब हम निर्जीव वस्तुओं के साथ अनादर या असंवेदनशीलता का व्यवहार करते हैं तो हम अंत में लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। एक्सीडेंट के समय मैंने इस अवधारणा को बहुत आसानी से सीखा। मेरे पैर के अंदर एक सर्जिकल रॉड डाली गई थी और ये एक विदेशी वस्तु थी जिसे स्वीकार करना मेरे शरीर के लिए मुश्किल था। आखिरकार मैंने उस छड़ और पैर की पहचान की जिसमें छड़ी रखी गई थी। ये बेतुका लग सकता है लेकिन मैं छड़ी के साथ दोस्त बन गया
और ध्यान के माध्यम से उससे संवाद किया करता था। मैंने अपने पैर और रॉड से कहा कि हमें ये करना होगा, हमें ठीक करना है, और आज 11 महीने की सर्जरी के बाद मैं दौड़ सकता हूं। ये इस बारे में है कि आप अपने आसपास की चीजों के साथ कैसे संबंध बनाते हैं। जिस तरह से आप अपने आसपास की चीजों के साथ व्यवहार करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, अंततः आपके व्यवहार में दिखाई देता है। असंवेदनशीलता हमारे सामान्य रवैये का हिस्सा बन जाती है और हमारी प्रवृत्ति चीजों और लोगों के बीच भेदभाव नहीं करती है। इसलिए जब हम अपनी चीजों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो हम देख सकते हैं कि असंवेदनशीलता धीरे धीरे हमारे आसपास के लोगों के साथ हमारे संबंधों में आ जाती है। पूरा ब्रह्मांड एक है और जुड़ा हुआ है। इसी तरह हमारा जीवन भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब हम चीजों का अनादर करते हैं तो हम उन चीजों के साथ भी ऐसा करना शुरू कर सकते हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं। हमारे जीवन के सभी पहलू एकीकृत हैं। लेखक कहते हैं, हर चीज की अपनी उपयोगिता होती है और उसे उसी विशेष तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। क्या आप तापमान मापने के लिए कभी रूलर का उपयोग करेंगे? मुझे आशा नहीं है। हमें चीजों का उपयोग उस उद्देश्य के लिए करना चाहिए जिसके लिए उन्हें डिजाइन किया गया है, लेकिन हमें अत्यंत गरिमा, मूल्य और सम्मान के साथ व्यवहार करना चाहिए। इसके साथ हैरी सवाल करता है कि क्या हर बार किसी एक को रिश्ते पर काम नहीं करना चाहिए? कभी कभी दूसरे व्यक्ति को कुछ पहलुओं को भी समझना चाहिए। अपनी पत्नी के साथ अपने रिश्ते के मामले में उसे लगता है कि उसे एक भूमिका निभानी है और उसके प्रति असंवेदनशील होना उसके प्रति वैसा ही व्यवहार करने का एक दर्पण प्रतिबिंब हो सकता है। इस नोट पर लेखक हमारे रिश्तों में सकारात्मकता देखकर बातचीत शुरू करता है। इस हमेशा चलती और हमेशा बदलती दुनिया में रिश्ते स्थिर होते हैं और इसलिए मनुष्य के रूप में हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम इन्हें बनाए रखें। आखिरकार प्रेम संसार को जीत लेता है। अध्याय 9, दृश्य दृष्टि। कोई भी किसी में गंदगी ढूंढ सकता है, वही बनो जिसे सोना मिले। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो अखबार के पहले पन्ने पर निराशावादी सुर्खियों के साथ दैनिक समाचार पत्र छापती है। एक ऐसी दुनिया जो गलत होने वाली हर चीज को उजागर करने के लिए पागल है और पहले से ही अंधकार में संसार में हम निश्चित की तलाश क्यों नहीं करते? चुनाव हमें करना है। अगले अध्याय में लेखक लोगों में सर्वश्रेष्ठ देखने और लोगों को अलग अलग तरीकों से समझने की बात करता है। गौर गोपाल दास द्वारा पारित किए गए सभी निर्णय पहले से ही हैरी पर भारी थे, लेकिन फिर भी वो और अधिक की तलाश करना चाहता था। ये भाग्य की बात है यदि आपको एक आध्यात्मिक गुरु जिनके पास सभी ज्ञान है के साथ इतना ज्यादा समय बिताने का मौका मिलता है। ट्रैफिक अभी भी कम नहीं हुआ था, बल्कि पहले से भी ज्यादा खराब हो गया था। उसी झंझट में एक मधुमक्खी उनकी कार में घुस गई और फिर वो दोनों शांत हो गए। मधुमक्खी जल्द ही चली गई और बातचीत शुरू करने के लिए आध्यात्मिक गुरु ने एक उदाहरण दिया। लेखक के अनुसार हमें मधुमक्खी से बहुत कुछ सीखना है। एक मधुमक्खी हमेशा उस अमृत की तलाश करती है जो फूलों में होता है और वो गंदगी के आसपास नहीं रहना चुनती, जो हमें हमेशा लोगों में सर्वश्रेष्ठ देखना और दोषों से बचना सिखाती है। हैरी फिर सवाल करता है कि किसी में दोष न देखना कैसे संभव है। वो समझता है कि कभी कभी यह संभव हो सकता है, लेकिन हर बार नहीं। इस पर लेखक ने उत्तर दिया कि ये सब इस बात पर निर्भर करती है कि हम क्या खोजते हैं। लेखक के अनुसार उनके अनुभव में हम अपने रिश्तों में लोगों को 5 अलग अलग तरीकों से देख सकते हैं। लेखक विस्तार में बताता है, पहला प्रकार वे लोग हैं जो अच्छाई बिल्कुल नहीं देखते हैं। कारण के बावजूद वे किसी भी अच्छे गुण को नहीं देख सकते हैं जो किसी अन्य व्यक्ति के पास हो। ये लोग किसी में एक दोष देखते हैं और उसे इतना बड़ा कर देते हैं मानो पूरा व्यक्ति ही वे एक दोष है। दूसरे प्रकार के वे लोग हैं जो अच्छे और बुरे दोनों को देखते हैं, लेकिन वे जानबूझकर अच्छे की उपेक्षा करना चुनते हैं। अच्छे की उपेक्षा करना वे बुरे को देखना पसंद करते हैं। ये शुद्ध निराशावादी है। इस प्रकार के लोगों का वर्णन करने के लिए
लेखक एक कहानी सुनाता है जिससे पता चलता है कि कुत्ते कितने समर्पित होते हैं। लेखक बताता है, एक आदमी एक बार सुपरमार्केट से किराने का सामान खरीद रहा था। वो अपनी ट्रॉली को धक्का दे रहा था। जब उसकी पत्नी ने उसे दूसरी ट्रॉली से टक्कर मार दी तो उसकी पत्नी ने उसकी स्क्रिबल्ड लिस्ट देख ली। माफ करना, वो अपने आप से चिल्लाया, लेकिन उसने जो देखा उसने उसे झकझोर कर रख दिया। ये एक कुत्ता था जो दूसरी शॉपिंग ट्रॉली को धक्का दे रहा था और तरह तरह की चीजें उठा रहा था। चकित होकर उसने कुत्ते का पीछा गलियारे से गलियारे तक किया। उसकी हर हरकत पर जासूसी की। कुत्ते ने फल, चॉकलेट, ब्रेड, पास्ता उठाया, एक बैग के लायक सामान। फिर वो कैशियर के पास गया और भुगतान करने के लिए कुछ डॉलर निकाले। नीरस कैशियर हैरान था। ऐसा लग रहा था जैसे वो इस प्यारे दोस्त से परिचित हो। फिर उस आदमी ने देखा कि कैशियर ने कुत्ते को $10 कम दिए। कुत्ता भौंकता रहा और कैशियर की पतलून से टांग तब तक खींचता रहा जब तक कि उसने उसे सही संतुलन नहीं दे दिया। ये कैसे हो सकता है? वहां खड़े होकर उस आदमी ने सोचा। वो हक्का बक्का रह गया। मुझे ये पता लगाना है कि इस बुद्धिमान कुत्ते का मालिक कौन है। आदमी 15वीं मंजिल पर कुत्ते का पीछा करता हुआ उसके अपार्टमेंट में गया। जब कुत्ता अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने दरवाजे पर खरोंच करना शुरू कर दिया और कर्कश आवाज की। यह सब उसने अपने मालिक का ध्यान खींचने के लिए किया ताकि वो दरवाजा खोल दे। इसके बाद जो हुआ उसने उस आदमी को चौंका दिया। कुछ देर बाद मालिक ने दरवाजा खोला और कुत्ते पर चिल्लाने लगा, तुम बेकार, एहसान फरामोश, किसी काम के जानवर नहीं हो। मुझे उम्मीद थी कि तुम्हें सब कुछ मिल गया है। तब उस आदमी ने देखा कि वे दोनों अंदर चले गए हैं। अब वो और भी ज्यादा हैरान था। क्या कुत्ते के मालिक ने सच में ऐसा ही कहा था? जिज्ञासु आदमी ने 3 बार दरवाजा खटखटाया। वे मालिक से पूछने के लिए उत्सुक था कि वो अपने प्रतिभाशाली कुत्ते पर क्यों चिल्लाया था। दरवाजा खुला। हाँ बताओ, मालिक ने बेरुखी से पूछा। अरे सर, मेरा एक सवाल था। मैंने देखा कि आपके कुत्ते ने आपके लिए सुपरमार्केट से सारी खरीदारी की, कैशियर से सही बैलेंस भी लेने में कामयाब रहा, इस बिल्डिंग में वापस आया और लिफ्ट में सही नंबर दबाया। यह अविश्वसनीय बात है। आपने उस पर चिल्लाया क्यों? मुझे जानना है क्यों। हाँ, ऐसा हुआ है। उसके लिए यह सामान्य बात है, लेकिन यह दूसरी बार हुआ है जब वे घर की चाबियां भूल गया है। यह निराशाजनक है। मुझे उठकर दरवाजा खोलना पड़ा। वो आदमी अपार्टमेंट के बाहर खड़ा था और उसने जो कुछ सुना था उस पर अविश्वास के साथ उसका मुंह खुला हुआ था। लेखक का मानना है कि यह कहानी सिर्फ हमारे जीवन की कहानी को दर्शाती है। हमारे दोस्तों और परिवार में अच्छे गुण होते हैं, लेकिन हम उनकी उपेक्षा करते हैं और केवल नकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दुनिया खूबसूरत घटनाओं से भरी हुई है और जिन लोगों से हम प्यार करते हैं उनके भीतर सुंदरता है। क्या आप इस पर नजर रखते हैं? तीसरे प्रकार के लोग वे होते हैं जो अच्छे और बुरे दोनों को देखते हैं और दोनों के प्रति तटस्थ होते हैं। जो लोग बुरे पर ध्यान नहीं देते हैं लेकिन अच्छे के बारे में भी चिंतित नहीं होते हैं। ऐसा लापरवाह रवैया उन्हें हर किसी से और हर चीज से अलग कर देता है। या तो वे लोग अपने ही ध्यान में लीन होते हैं या अपने आसपास की घटनाओं के प्रति उदासीन होते हैं। हालांकि ये अच्छे गुण नहीं है। ये पीढ़ी की जेन जेड संस्कृति में प्रगतिशील स्वीकार किया जाता है क्योंकि हम एक प्रथम विश्व देश बनने की ओर बढ़ रहे हैं। चौथे प्रकार के वे लोग हैं जो अच्छे और बुरे दोनों को देखते हैं और होश पूर्वक बुरे की उपेक्षा करते हैं और अच्छे पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लोगों के लिए इसके साथ जीना कठिन है क्योंकि उन्हें बुरे को देखने की प्राकृतिक मानवीय प्रवृत्ति से दूर रहने के लिए सचेत प्रयास करना पड़ता है। लगातार अच्छाई देखने के लिए बहुत काम करना पड़ सकता है। अच्छे पर ध्यान देना और बुरे से निपटना एक ऐसा सिद्धांत है जो रिश्तों को बचा सकता है और सही निर्णय लेने में हमारी मदद कर सकता है। पांचवें प्रकार के लोग वे होते हैं जो बुराई को बिल्कुल नहीं देख सकते। ये लोग किसी में थोड़ा बहुत अच्छा गुण देखते हैं और उसे अतिशय वर्णन करते हैं। लेखक के अनुसार यह अवस्था केवल ईश्वर के लिए ही संभव है या उसके लिए जो परम आध्यात्मिक लक्ष्य तक पहुंच गया है, जबकि किसी में केवल अच्छाई देखना हम में से अधिकांश के लिए अव्यवहारिक है।
लेखक का कहना है कि किसी रिश्ते के खिलने और फलने फूलने का आदर्श चरण चौथे चरण में होता है, जहां लोग सचेत रूप से अच्छाई देखना चुनते हैं। इस पर हैरी लेखक से सवाल करता है कि हम बुरे को पूरी तरह से कैसे नजरअंदाज कर दें। लेखक ने उत्तर दिया कि बुरे की उपेक्षा करने का अर्थ ये नहीं है कि हम व्यवहारिक रूप से इससे निपट नहीं पाते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हम अपने दिमाग को बुरे पर ध्यान केंद्रित करने और मनराने नहीं देते हैं। एक किशोर के रूप में गपशप करना मजेदार हुआ करता था, लेकिन अब जब मैं बड़ी हो गई हूं तो छोटी छोटी गपशप भी मुझे परेशान कर देती है। ये लोगों के बारे में बुरा नहीं देखने के बारे में नहीं है, ये बुरे के बारे में बात नहीं करने के बारे में है और बार बार हमारे दिमाग को नकारात्मक विचारों के आने के बारे में है। निजी तौर पर ऐसी स्थितियों में एक तकनीक का पालन करता हूं। मैं देखता हूं कि क्या वो व्यक्ति मेरे काफी करीब है, ताकि मैं ईमानदार हो सकूं और उन्हें बता सकूं कि मैं आपके कुछ निश्चित गुणों के साथ सहज नहीं हूं। कृपया देखें कि क्या हम कोई बीच का रास्ता निकाल सकते हैं, और अगर हम करीब नहीं हैं, मुझ पर बुरा प्रभाव पड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। हैरी रुक गया और कहा कि उसके मामले में अपनी पत्नी के साथ वह बुरे की उपेक्षा नहीं करता, बल्कि उससे निपटता है। लेकिन जब इससे निपटते हैं तो उनके बीच चीजें अजीब हो जाती हैं और ललिता की भावनाएं अक्सर आहत होती हैं, और यह हैरी के लिए निराशाजनक हो जाता है। हैरी द्वारा की गई इस टिप्पणी का लेखक ने जो उत्तर दिया है वो अगले अध्याय में बताया गया है।